वेलकम बैक नाजरीन। स्पेशल ये शो है रूबरू के प्लेटफार्म से और हम बात कर रहे हैं पेंडोरा बॉक्स खुलने का। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आ गए, कैसे कैसी भोली सूरतों वाले लोगों ने इतनी बेपनाह दौलत बाहर छुपा कर रखी हुई थी। रहमान मलिक साहब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर तो डिक्लेयर्ड मनी है, डिक्लेयर्ड बिजनेस है और बताया गया है कि हाँ हमारा ये बिजनेस है और हमारी ये ऑफशोर कंपनी है, वो तो बात ठीक है। लेकिन अगर बात इस हद तक है कि पैसा छुपा कर बाहर लेके गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं, अभी 2 हफ्ते पहले एक हफ़्ता पहले रादर उन्होंने यूएन जनरल असम्बली को खिताब किया और उसमें भी कहा था, ये एजेंडा था कि इलिसिट ट्रांसफ़र ऑफ मनी वो छोटे मुल्कों को खाया जा रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट है सेक्रेटरी जनरल की कि 7 अरब डॉलर ये छोटे मुल्कों से लूटा हुआ पैसा बड़े मुल्कों में जाता है। मलिक साहब, जब ICIJ का ट्वीट जिसको पूरी दुनिया आज देख रही है, उस ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान को बराह रास्त मुखातिब किया गया है और कहा गया है कि आपने तो वादा किया था कि आप करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपके साथी, आपके इनर सर्कल का वर्ड यूज़ किया गया है, वो लोग अगर इस तरह से छुपा कर दौलत बाहर ले गए, ख़ुद वज़ीर आज़म पर कितना बड़ा प्रेशर होगा इस वक्त? प्राचा साहब, मैं ज़रा थोड़ा इसको डिफरेंट अंदाज से एनालाइज कर देता हूँ। जी जी। कि हर कोई जब क्राइम होता है या कोई ऐसा वाक़या होता है या कोई ऐसा स्कैंडल आता है, तो उसमें बहुत से लोग जो कि अपोनेंट की सूरत में आते हैं वो बड़े वाज़ह तौर पे आते हैं। इस वक्त मैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अपोजिशन देख रहा हूँ, वो बाहर की दुनिया से देख रहा हूँ। और बाहर के दुनिया से अपोजिशन बेसिकली अपेरेंटली ICIJ की तरफ से आएगी, जो कि ऑलरेडी ट्वीट के थ्रू आ चुकी है। अभी जब आपने ब्रेक दी तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था रिटन समवेयर अब्रॉड, तो उसमें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि इनके मिनिस्टर्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो ट्रांसफ़र किए। अब ये अखबार कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और ये जो एक जर्नलिस्टिक स्टोरी है, ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बन के ऑफिशियली सामने नहीं आती, उस वक्त तक बहुत सी क्यासराइयाँ चलेंगी। और ये क्यासराइयाँ ये सिर्फ प्रोपोगंडा नहीं रहेगा, बल्कि एक बहुत बड़ा एक वॉल्केनो के तौर पे मर्ज होगा फॉर दिस गवर्नमेंट। और जैसे पिछली गवर्नमेंट को एक पनामा 1 ले गया, अब मुझे लगता है ये पनामा 2 का शिकार होती है मुझे नज़र आ रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इसके पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड रह गए हैं आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ द कैबिनेट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। और कल तक कितने लोगों ने और आना है। एक अनफॉर्चुनेट और एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान में जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोगों की जो वीडियो जो हैं वो लीक की जा रही है। आई एम सॉरी टू यूज़ इट, मेरी माँ बहनें भी सुन रही होंगी। ये गलत है। ये पाकिस्तान को प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट मेक इट अ ब्रॉथल प्लीज़। और ये चीज़ें जब हम करते रहेंगे अपने ही मुल्क को बदनाम करेंगे। लेकिन अब जो ये वाक़या सामने आ गया है और वो वाक़यात को भी सामने रखें तो हम कितने बुरे नज़र आ रहे हैं दुनिया की नज़र में। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान स्वाय क्राइम के हब के और कुछ है नहीं है। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला क्या आजमाइश हमसे ले रहा है और इस आजमाइश से निकालने के लिए कौन एक मसीहा आएगा जो इसमें से हमें निकाल कर एक सही दुनिया की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे गरीब आदमी के पास भी रहने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने की सकत आ सकेगी। एक और एलिमेंट भी है, आप खुद काबीना का हिस्सा रहे हैं। जब किसी मिनिस्टर पे ऐसे कोई मिनिस्टर टेंटेड हो जाए तो खुद मिनिस्टर भी फील करता है और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो तो वो भी फील करते हैं। अभी परसों, यानी अभी 12 नहीं बजे रात के, इसलिए मैं परसों यानी ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे को वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास बुलाया है और उस काबीना इजलास में जनाब शौकत तरीन साहब भी होंगे, जनाब मोनस इलाही साहब भी होंगे, जनाब खुसरो बख्तियार साहब भी होंगे और लोग भी होंगे। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि क्या मंज़र आपको नज़र आ रहा है जब ये वज़रा भी बैठे होंगे, वज़ीर आज़म भी बैठे होंगे सामने? सबसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैबिनेट शायद ना हो और ये कैबिनेट पोस्टपोन हो जाएगी, कि ऐसी चीज़ें हैं कि शायद एम्बैरसमेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा होगी। अगर हो गई कैबिनेट तो फिर ये वेज एंड मीन्स डिवाइस होंगे कि इससे निकला कैसे जाए और ये जो मुसीबत आई इससे टाला कैसे जाए।
लेकिन वो टालने के तरीके, निकलने के तरीके जितने भी बनेंगे वो उतने ही गहराई में गिराएंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, और वो उसी तरह ही जख्मी होंगे जैसे कुछ लोग पहले हुए थे। अब वज़ीर आज़म ने तो अपनी तरफ से तो डिटर्मिनेशन शो कर दी ना, 4 सफ़े का वो ट्वीट है, मतलब 4 पार्ट्स का, जिसमें उन्होंने वादे तौर पर वेलकम किया है। उन्होंने कहा है वी वेलकम दिस इन्वेस्टिगेशन और हम तहकीकात कराएंगे। और फवाद चौधरी साहब, मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा, उन्होंने आज बाकायदा ट्वीट किया कि इन तहकीकात के नतीजे में हमारे यहाँ पाकिस्तान में शफाफियत का एलिमेंट फर्दर स्ट्रेंथन होगा। तो वज़ीर आज़म का रिजॉल्व, वज़ीर आज़म का विल, वज़ीर आज़म का इरादा, वज़ीर आज़म का अज़्म तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना शो कर दिया ना। देखें, कानून क्या कहता है आपका, अगर कोई अफसर ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या आप पब्लिक ऑफिस में देख लें तो एथिक्स डिमांड, लॉ डिमांड्स कि उसको जिस सीट पे बैठा है वहाँ से हटा दिया जाए और ये एक्सेस ख़त्म कर दी जाए। देखना क्या है कि क्या रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर इनसे रेजिग्नेशन मांगते हुए ये कहते हुए उनको फारिग करें कि आप घर बैठें। अगर आप एग्जॉनरेट हो जाते हैं तो कम एंड जॉइन माई कैबिनेट, अगर आप एग्जॉनरेट नहीं होते तो सॉरी, थैंक यू वेरी मच, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, दैट्स द राइट वे टू प्रोसीड फर्दर। अगर मैं इमरान खान साहब की जगह होता तो मैं बिल्कुल यही जो मैंने अल्फाज आपको कहे मैं यही कहता और यही करता और यही मैं प्रैक्टिस करता रहूँ ड्यूरिंग माई ब्यूरोक्रेटिक लाइफ एंड ऑल्सो ड्यूरिंग बाई बीइंग इन पब्लिक ऑफिस। मलिक साहब, लेकिन देखें ना रिस्क एलिमेंट कितना है। अभी आप लोगों ने जब इस्लामाबाद की एक सेनेटर की सीट पे जनाब अब्दुल हफीज़ शेख साहब को हरवाया, इनके कितनी मेजॉरिटी थी, कितनी मेजॉरिटी इनके पास रही, थिन मेजॉरिटी थी वो भी साथ नहीं रही और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। इस सिचुएशन में जब आप बिल्कुल 19-20 पे चल रहे हैं, कैसे रिस्क लेंगे वज़ीर आज़म साहब के फैसल वाडा भी सेनेटर वो मतलब सस्पेंड हो जाए या साइड पे हो जाए, चौधरीज जो पंजाब हुकूमत चलवा रहे हैं बेसिकली मोना सिदाई को अगर निकालते हैं तो रिएक्शन आएगा। ये रिस्क कैलकुलेशन कैसी रहेगी एक पॉलिटिशियन के तौर पर? जो देखिए, 2 सेनेटर तो उनकी हुकूमत में, उनकी हुकूमत को गिराने में या लाने में रोल नहीं करते थे। 2 आपके पास एक MNA हैं, एक खुसरो बख्तार साहब, और वो भी जो हैं उनकी फैमिलीज़ के नाम है, मेरा डायरेक्ट नाम उनका भी इम्प्लिकेट नहीं हुआ। मोना सिलाई साहब हैं, वो MNA हैं। तो देखना ये है कि वे करना है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी, इशू भी प्राइम मिनिस्टर का है। उसने ये वे करना है कि क्या पब्लिक में वापस जाने के लिए उससे ये रेजिग्नेशन पे डिपेंड करेंगे या दे विल आस्क सर्टेन एक्शन, या ये इनको चलने देंगे और फिर वही जो हमारे पाकिस्तान की एक भेड़ चाल होती है उसी में हम चलते रहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सा म्यूज़िक की आवाज़ कम होती जाएगी और ये सारी की सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। फिर क्या वज़ीर आज़म के लिए रिलीफ है इस सारे स्कैंडल का सामने आना? क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि जी माफियाज हैं, ये बासर लोग हैं, दौलत यहाँ से लूट के बाहर लेके जा के रखते हैं। वो पहले भी यानी शुगर क्राइसिस में जो आप चंद नाम ले रहे हैं, चलो एक चीज़ तो प्राचा साहब आप माने, उन्होंने माफियाज हैं, चलो मानते हैं। अब उनकी अपनी पार्टी के लोग भी माफिया में शामिल हो गए तो फिर माफिया जो है और स्ट्रांग होता हुआ नज़र आया। तो ये तो फिर एक हकीकत होगी ना कि पाकिस्तान को हमेशा माफिया चलाता रहा, कहीं पे बिल्डिंग माफिया चला रहा है, कहीं पे करेंसी माफिया चला रहा है, कहीं पे गोल्ड माफिया चला रहा है, और अब ये एक आ गया ये जो ऑफशोर कंपनी माफिया, और जिसके पीछे बहुत सी चीज़ें हिडन है। आप लिख के रख लीजिएगा कि आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप ये बैंक्स के जो आए हैं कुछ लोग ऑफशोर कंपनियों में कि पाकिस्तान के रुपए को डिप्लीट करने के लिए जो बैंकों के रजिस्ट्रार्स और ये जो माफिया इकट्ठा करते हैं अपना डॉलर मार्केट से, उस वक्त जब को हमारी हैवी पेमेंट बाद IMF को या किसी और जगह हमने लोन उतारने के लिए देनी होती है, ये सारे पैसे ऑफशोर कंपनियों में जाते हैं। हुंडी का कारोबार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और जिस अंदाज से हम चल रहे हैं और जिस अंदाज से पैसा डिप्लीट हो रहा है, ये ऑफशोर कंपनियों से भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। अल्लाह करे कभी कभी अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इनको मैं ज़रूर निकाल के दूंगा इंशाल्लाह। हम वज़ीर आज़म की तरफ से एक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मान पार्क के हवाले से
4 घर एक ही नंबर के निकले, 2 नंबर यानी हाउस नंबर 2, 2 नंबर का एक और कन्नोटेशन जाती है, हाउस नंबर 2। ज़मान पार्क में वज़ीर आज़म का अपना घर भी है, वज़ीर आज़म को इम्प्लिकेट नहीं किया गया, लेकिन ये जो वहाँ से घर निकलना 4 एक ही नंबर के घर हैं, ये क्या माने रखता है? अच्छा देखें, एज ए इन्वेस्टिगेटर मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट नहीं देखा तो मैं उसके लिए कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पासिंग रेफरेंस में ये ज़रूर कहूँगा कि किसी के घर का आ जाना जुर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन घर के आने से उस घर के एड्रेस पे अगर कोई ऑफशोर कंपनी आ जाती है और ऑफशोर कंपनी भी आ जाती है और उसमें फिर देखें डायरेक्टर्स कौन है, किसका भाई है, किसकी बहन है, मैं मलक साहब इसको मैं एक्सप्लेन एक देहाती तरीके से कर देता हूँ कि पुराने ज़माने में पाँव के निशानात की तरफ जाकर चोर ढूंढे जाते थे। जिस घर की दीवार तक चोर का पाँव जाता था, फिर वो जिनका नुकसान होता था वो उस घर वालों से कहते थे कि या नुकसान पूरा करें या फिर चोर का जो पाँव के निशान है वो हमें लीड करवा दें। तो अगर घर तक ऑफशोर कंपनी आ गई तो गई कहाँ फिर? तो मैंने अगली बात तो आपको बता दी है ना, अगर कोई खोजी अच्छे हैं तो वो देख लेंगे कि इस ड्रेस पे कितनी ऑफशोर कंपनी रजिस्टर थी और उस ऑफशोर कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर था, उसमें से कितना पैसा फनल हुआ, किधर किधर गया और कौन कौन उसमें बेनिफिशियरी थे, तो बात सामने आ जाएगी। हमें मतलब किसी को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कानून खुद बोलेगा, रूल ऑफ लॉ खुद चलेगा और ये यहाँ बात रुकने वाली नहीं। अगर कोई बात हुई तो ICIJ खुद निकाल देगा, क्योंकि जिस अंदाज से ICIJ इसको अटैक कर रहा है PTI गवर्नमेंट पे, दैट इज़ वेरी सीरियस और वो ऐसा नहीं करना चाहते। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंस्टिगेट दिस गवर्नमेंट कि वो किसी तरीके से इनको कोर्ट में लेके जाएं, तो वो सारी चीज़ें जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करें ताकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सामने आ सके। आप देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट तो मलिक साहब इम्प्लीकेट हो गई ना। अगर 8-10 वुज़रा के नाम आ गए और वो भी सीनियर वुज़रा के, और उनमें से बाकी नाम जो हैं वो बड़े करीबी साथी वज़ीर आज़म के। अभी 2-4 साल पहले की बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कहा करते थे कि स्टेप डाउन करें, अगर तहकीकात में वो क्लियर हो जाते हैं तो नवाज़ शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं, वरना तहकीकात तक वो स्टेप डाउन करें। क्या अब ये मुतालबा आ सकता है? मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब जानूंगा। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पेंडोरा बॉक्स के हवाले से। बेसिकली पेंडोरा पेपर्स हैं, लेकिन जो उससे निकला है वो बाकायदा पेंडोरा बॉक्स। मैं पहले भी कह रहा था, सादा ज़बान में नए नए कट्टे खुल गए पाकिस्तान में। पहले मसाइल इतने हमारे गले में हैं पाकिस्तान के, अब नए सिरे से एक नई सियासत चल पड़ेगी। नया एजिटेशन होता है, मुजाहरे होते हैं, दबाव आता है, प्रेशर आता है। कैसे आता है? मलिक साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था कि अभी 4-5 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर उठाएं, शेख रशीद अहमद की तकारीर उठाएं, फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो कहते थे कि जब तक नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात चल रही हैं नवाज़ शरीफ स्टेप डाउन करें। अब तो ये आधी हुकूमत इम्प्लिकेट हो गई और आज ICIJ की इस रिपोर्ट में, तो अब अपनी बातों पे जो कल वो करते थे खुद अमल करेंगे कल से, या क्या करना चाहिए इमरान खान को? पुरानी बातें तो याद रहती हैं। मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपको मिसाल दी है हमारे नबी पाक की, उसकी नक्शे कदम पे, उनकी हदायत पे अमल करते हुए ये कर लें, क्योंकि ये चीज़ मुझे रुकती हुई नज़र नहीं आई। मैंने आपसे भी बात कर रहा था कि इनकी इस वक्त मेजर 3 अपोजिशंस आएंगी। एक अपोजिशन वो है जो कि ICIJ की अपनी है, दूसरा जो वर्ल्ड लेवल की लीडरशिप है और जो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं या मुल्क हैं वो हमारे पे बहुत प्रेशर डालेंगे और वो एक हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा। थर्ड, हमारा जो आने वाले वक्त में जो FATF का प्रेशर है वो मैं देख रहा हूँ। यहाँ लोकल जो एक साइलेंट ग्रुप जो है वो भी सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। उन साइलेंट ग्रुप में इंटेलेक्चुअल्स होंगे, उसमें लॉ एनफोर्सर भी रिटायर्ड होंगे, हो सकता है कुछ रिटायर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं वो आ जाएंगी, और उसमें मैं बड़ा क्लियरली देख रहा हूँ कि जो बार्स हैं वो उठेंगी और बार्स भी सामने आएंगी। तो लिहाजा
I think the government should weigh their options in the greater national interest और वो फैसला करें जिसमें इनकी भी बचत और सबसे पहले पाकिस्तान की बचत को सामने रखते हुए ये आगे बढ़ें। और इनके पास अब मैं ये समझता हूँ कि जो पहले आया था वो पेंडोरी सी चीज़ थी, छोटी सी थी, अब यह है पेंडोरा और बहुत बड़ा पेंडोरा है। ये देखिएगा शैतान की आंत की तरह आगे चलेगा। इसमें बहुत से लोग इम्प्लीकेट होंगे, क्योंकि जो लोग ये समझ रहे थे कि हमने अपने साले के नाम पे लगा दिया है या किसी और आइडेंटिटी पे नाम पे किया, अभी तो बहुत से, अभी तो जी इसके बाद अभी और बहुत सी बेनामी आएंगी चीज़ें जिनको एक्सप्लेन करने के लिए उनको मुश्किल होगी, क्योंकि बाहर के ही लोग, मेरे अपने ख्याल से तजर्बे की बिना पे मैं ये कह सकता हूँ, और जो मैंने आज उमर चीमा साहब का एक क्लिप देखा है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी कैपेबल इन्वेस्टिगेटर, उसकी बात को मैं अगर सामने रखूं और ICGI का थोड़ी देर पहले का जो ट्वीट है और एक आर्टिकल आया है, मेरा ख्याल है उनके पास वाफर तादाद में प्रूफ्स मौजूद हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। और मुझे जो डर है राजा साहब कि जो प्रेशर हमारे पे कोई बिल्ड करना चाहता था, ये सारा कुछ ही जो किया जा रहा है ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए होगा। ICIJ को कोई और मुल्क नजर नहीं आ रहा है जिसके ऊपर वो ट्वीट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऑप्शन वे करने चाहिए। इमरान खान जब भी खड़े होते हैं वो कहते हैं कि मैं वो फाइटर हूं जो आखिरी बॉल तक लड़ता हूं, तो वो उनका जो एक इरादा है, मुसम्मम है, उनका जो डिटर्मिनेशन है वो बड़ी फर्म है, आखिरी बॉल तक। यहाँ भी तो वो अपनी उस इंस्टिंक्ट के मुताबिक लड़ेंगे ना, तो फिर वे करने के क्या? दो चीज़ें होते हैं, अगर वो खुद ही आउट हो गए तो कैसे लड़ेंगे, और अगर बाल ही फट गया तो किस बाल से खेलेंगे? तो ये दो चीज़ों को खुद कैसे आउट हो मलिक साहब? अगर मैं वैसे क्विकली रिकॉल करूँ चीज़ें, मसलन दहशतगर्दी का केस उनके खिलाफ पड़ा है, वो धरनों वालों में जो वाक़या हुआ था, पुलिस स्टेशन में आए थे। हेलीकॉप्टर का केस उनके पीछे पड़ा हुआ है। फॉरेन फंडिंग का इतना बड़ा केस इस मुल्क में डिले हुआ अभी तक डिले हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब हम कैसे समझें कि कुछ हो जाएगा उनके साथ? मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीज़ें कही थी कि कभी जब हुकूमतों का डाउनफॉल शुरू होता है वो एकदम नहीं होता, वो सक्सेसिवली मुख्तलिफ इंसिडेंट्स और मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर इन हो के फिर आगे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने फैक्टर्स इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आ चुके हैं, शायद पहले किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसे नहीं आए। अब इमरान खान साहब किस्मत के धनी हैं, चलते रहे, चलो मुल्क के हालात ऐसे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब पानी जो है वो बहुत पुलों से बह चुका है। अब हो सकता है कि जिस सपोर्ट की तरफ वो देख रहे हैं वो भी उनको ना मिले, और वो सपोर्ट उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी हो सकती है। इनके यहाँ अपनी भी ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है। अब जो अपोजिशन तीनों इंडिपेंडेंटली जो कंपोनेंट है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, दूसरी तरफ PML नून भी है, और आपको पता है कि मौलाना साहब भी बड़ी दूर से बड़ी गौर से अपनी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ सारे फैक्टर मिला के और बाहर के जितने फैक्टर को सामने लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कभी भी PTI अंडर इतने प्रेशर नहीं रही जितनी PTI अब अंडर प्रेशर आई है। अब देखना यह है कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ तकरीरों पर लाइक करेंगे या फैक्चुअली कुछ चीज़ें लेके इमरान खान साहब को एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे उनका इससे निकलना बन जाए, या वो ऐसा तरीका निकालें कि अगर वापस जब इलेक्शन के लिए जाएं तो उनके पास एक फेस सेविंग हो। आई होप ऑल ऑफ देम आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो कह रहा हूँ, और ये मैं एज एक पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं कह रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो कि मैं समझता हूँ। मसलन क्या रास्ता दिखा सकते हैं? देखें ना मलिक साहब क्या रास्ता दिखा सकते हैं? आटा मिल नहीं रहा, 70-80 रुपए किलो हो गया, चीनी 100 से सेंचुरी से नीचे नहीं आई, कुकिंग ऑयल 350 का मिल रहा है, दालें, चावल, घी, गोश्त, मुर्गी, जो एक ज़रूरत की चीज़ है, गैस, बिजली, डीजल, पेट्रोल, मतलब है लोगों के पास जाकर बताने के लिए बचा क्या है? जब लोग ये कहेंगे कि आपकी आधी वजारतें, आधे वज़रा जो है उनके तो पैसे बाहर पड़े थे, छुपाई हुई दौलत थी, क्या कहेंगे जाकर? पराचा साहब, इतनी बड़ी तब्दीली आ गई
छोटी छोटी चीज़ों की कीमत इतनी बड़ी बड़ी हो गई। आप अपने आप को बड़ा फील करते होंगे जब आपको टमाटर 20 से 50 पे मिल रहे होंगे, आपके आटे की कीमत 700 से 1500 पे मिल रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने बड़ा ऑन ए सीरियस नोट, इस वक्त पब्लिक सफ़र कर रही है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी है और इसको ठीक नहीं किया जाता। और दूसरे मुल्कों में अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो पीपल गो बैक टू दी वोटर्स एंड उसको फिर जाके दोबारा कहते हैं कि हम आ गए हैं आपके पास, ये हमारे फैक्टर्स थे, हम बता रहे हैं हम फेल हो गए थे। शायद अगले बंदे को किसी और पार्टी को या इंडिविजुअल्स को मौका मिले कि वो इसको सीधा कर सकें, लेकिन इन प्रेजेंट हालात में ये गवर्नमेंट किसी भी सूरत महंगाई को कम नहीं कर सकती, रुपए कोई डिप्लीशन को ये नहीं रोक सकती, ये इन्फ्लेशन बढ़ती इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मुझे ये बताएं कि फिर आवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगी और आवाम किस हद तक रूट मारेंगे। और वही आवाम जिनको बहुत तवक्कुआत थी PTI से, वो ज़ाहिर है दिन ब दिन वो कम होती जा रही हैं। और आज ये पेंडोरा बॉक्स जो खुला है, ये जो बमशेल गिरा है PTI पे, इसका पेंडोरा बॉक्स का जो चला है, ये जितनी भी लीक्स आई हैं वो आपके लीक्स तो नहीं है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है ये, और वो इन्वेस्टिगेशन पे वो स्टैंड बाई कर रहे हैं। और अगर ये मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर उनके पास प्रूफ ना होता तो ये सेंटेंस इस्तेमाल ना करते कि आपकी नज़र के नीचे आपके मिनिस्टर जो है वो पैसा साइफन ऑफ करते रहे और टैक्स बचाते रहे, तो आप कहाँ थे? दिस इज एग्जैक्टली दी ICIJ कह रहा है। मलिक साहब, हम एक दुनिया में रहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है, दुनिया में भी पॉलिटिक्स होती है। और जो अफ़गानिस्तान के हालात हुए, जिनको मुंह की खाकर यहाँ से निकलना पड़ा, वो को पाकिस्तान के बारे में, यहाँ की हुकूमत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव राय नहीं रखते होंगे। क्या कोई आलमी साजिश भी हो सकती है कि इस तरह से इस हुकूमत को घेरा जाए? मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, पंडोरा बॉक्स के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, बात यह है, जो मैंने सवाल आप पे छोड़ा ब्रेक पर जाने से पहले, कि हम एक दुनिया में रहते हैं जहां सियासत चलती है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम सियासत की बात कर रहे थे तो जिन हालात में अफ़गानिस्तान से इन बड़ी ताकतों को भागना पड़ा, निकलना पड़ा, ये मुँह की खाकर निकले, तो यकीनन पाकिस्तान के हवाले से उनके इरादे को अच्छे भी नहीं नज़र आ रहे। वहाँ बिल भी एक US सेनेट में आया हुआ है। क्या इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करना और ख़ास तौर पर फिर ट्वीट कर देना हुकूमत को इम्प्लिकेट करने के लिए, ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है सारा कुछ? देखें, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं, और अगर आप देखें जितनी भी इजलास हुए UN के, पाकिस्तान को जो ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू न्यूमेरिकल नंबर मिलना चाहिए था किसी में, वो नहीं मिला। कश्मीर के मामले में हम आगे नहीं बढ़ सके। हम अब तक एक दफ़ा भी ह्यूमन राइट्स कमीशन को वहाँ ले जाने में कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द ओपिनियन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नॉट गुड। अब आइए, आपके क्या ICIJ जो है उस खलश का जो अभी हुई है अफ़गानिस्तान में, उसका हिस्सा है या नहीं है? मैं ये कहूँगा कि मेरिट पे जाते हुए देखें तो ये इन्वेस्टिगेशन एज़ पर द स्टेटमेंट जो कि मैं ट्रस्ट करता हूँ उमर चीमा साहब से, कि 2 साल पहले ये शुरू हुई थी। अगर ये 2 साल पहले शुरू हुई थी तो हम इसको अफ़गानिस्तान के साथ जो इशू हुए हैं उसको लिंक नहीं कर सकते। लेकिन बहसीयत एक इन्वेस्टिगेटर और जो पास्ट में मैंने नज़र रखी हुई, ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर दुश्मन उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस चीज़ को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमारे एंटी स्टेट्स हैं, जो एंटी मुल्क हैं, वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए जी, कल से इंडिया के मीडिया कैसे तड़पता है यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आप देखिएगा कि कुछ इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं वो आएंगे और हमें इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग में। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका में जो बिल पेश किया गया, कांग्रेसमैन जो रिपब्लिकन थे उन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड वी आर थिंकिंग ऑफ सम सैंक्शंस। तो अब सैंक्शंस को लाने के लिए वो नंबर ऑफ चीज़ें सामने लेके आएंगे
और उसमें एक चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग एट ए लार्ज स्केल बाय पाकिस्तानी और फेटेफ का इजलास फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास भी इसी महीने हो रहा है 21-22 अक्टूबर को। बिल्कुल वो इसी महीने में हो रहा है। मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन ट्रिकल डाउन हुई है। अभी भी मैं हुकूमत से करूँगा, फॉर गॉड सेक चले जो ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और जो हमारे साथ इनजस्टिस करने वाला है फैटेफ पहले ही उसको प्रिएम्प्ट कर लो। इंडिया भी जाएगा हमारे खिलाफ, अमेरिका ऑलरेडी हमारे खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कोई इल्ज़ाम बिल्टअप किया जाएगा हमारे खिलाफ अफगानिस्तान से, और वो भी फैटेफ का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये भी खुदा ना करे, मैं 3 दफ़ा कहता हूँ कि कोई बड़ा धमाका करा के किसी जगह कोई बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म करा के कहीं पाकिस्तान को मुलव्वस कराने की कोशिश ना की जाए। उनके पास देखें दैश के साथ जो इस वक्त गठजोड़ है पाकिस्तान TTP का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज तो हो गया ना, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की मदर की कुल थे वहाँ पर, और मस्जिद के बाहर अटैक हो गया वहाँ पर काबुल में। मैं वही कह रहा हूँ, 100 बंदे के करीब अफगान भाई मर गए हैं। मैं उनका अफसोस जाहिर करूँगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको जवार रहमत पे जगह दे। अगर कोई अफगानी मरता है, ईरानी मरता है, या कोई मुसलमान या कोई भी दुनिया का कहीं बंदा टेररिज्म में मरता है, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए तकलीफ दे है, वो इंसानियत मरती है। तो आई होप अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि इस लन से जितनी जल्दी अल्लाह मियाँ हमारी जान छड़ाए उतनी बेहतर होगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात, बैक टू पंडोरा फाइल्स, ये सदर पुतिन का नाम भी आ गया कि उसकी भी ऑफशोर कंपनीज हैं। रूसी सदर के हवाले से पनामा लीक्स में भी नाम डाला गया था, इधर भी आ गया। देखें, एक चीज़ तो आप नोट कर लें कि ICJ जो है एक जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये किसके लिए काम करती है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए, आप भी डिमांड कर सकते हैं कि जो ICJ है उसके पीछे जो फंडिंग होती है किसकी है। अगर आप फंडिंग को निकाल लेंगे तो आपके सामने चीज़ आ जाएगी। आई होप जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको पैसे मिलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन की पर डीएम मिलता है, और उसके बाद ख़ास टास्क भी कुछ लोगों को मिल जाते हैं। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को काम कर रही है तो जो इंटेलिजेंस के जर्नलिस्ट होते हैं इन दी कवर ऑफ जर्नलिज्म, वो भी बीच में आ जाते हैं। तो फिर वो तो उनको टारगेट करेंगे जो उनके टारगेट होंगे। अब कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट आगे होंगे वो जो टारगेट कर रहे होंगे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे होंगे, और पाकिस्तान के उस एलिमेंट को टारगेट कर रहे होंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इसको हुकूमत को बड़े तरीके से संभालना चाहिए। बल्कि ये एक अपोजिशन का इजलास करें और उसमें सारी चीज़ें रखें कि हमारे मामलात इस वक्त फाइनेंशियल ये हैं, हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी ये स्टैंडिंग है, हम इन हालात से गुजर रहे हैं, हमें गाइड करें, अपनी पार्लियामेंट से गाइडेंस लें। तो मेरा ख्याल है कि वो अफगानिस्तान का मामला हो या TTP के साथ बातचीत का मामला हो, या ये जो अभी हमारे पे ये एक बम गिरा है, बेसिकली तो पाकिस्तान में बम है, चलो कोई भी उसमें आता है, लेकिन हमें इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए जैसे उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के अपोनेंट जो है खुशियाँ मना रहे थे हमारे पॉलिटिशियंस, और आज देख लें कि उन्हीं के लोग, उसी तरह ही वो लोग आज वो परेशान हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही गलत बात है। पाकिस्तान की आने वाले वक्त के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये सही असरात नहीं छोड़ेंगे, और कोई बार काउंट नहीं खोलेगा पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो आज नाम और बदनाम हुआ है, उसको कौन ठीक करेगा। मलक साहब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, अब कैसे मुशावरत के लिए बुलाएंगे अपोजिशन को? अभी तो कह रहे थे कि हम चेयरमैन नैब पे मुशावरत नहीं करते अपोजिशन लीडर के साथ, अब हुकूमत अब आएगी बात सुने, ये भी इनकी ज्यादा। मैं ये बहुत पहले से कह रहा हूँ, बहुत पहले से एक चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को, ये उनके कोलीग्स को भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि अना का मसला छोड़ दें, पाकिस्तान की गरीब आवाम को देखें, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको देखें, क्राइसिस को देखें, उनसे निकलने के लिए इकट्ठे मिलकर बैठें। और मुझे अफसोस होता है कि जब वो पार्लियामेंट में लोग बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनके पार्टियों के नाम भी नहीं लेता हूँ, लोग कहेंगे कि मैं बाइस हो गया हूँ, मुझे अपने भी किसी पार्टी के बंदे का या किसी का नाम लेना चाहिए, लेकिन सब प्याज की बात करते हैं या आलू की बात करते हैं या कहते हैं तेल आगे पीछे हो गया, कोई नहीं बात करता जो हमारे इंटरनेशनल क्राइसिस है, अवॉइड करते हैं, TTP पे बात करने से अवॉइड करते हैं। क्यों डरते हो भाई? आप लीडर हो, खड़े हो,
जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है वो बोलो, बिकॉज अवाम ने आपको इसलिए भेजा है कि आप उनकी को रिप्रेजेंट करें, बताएं। आई एम सॉरी टू से, कभी मौका मिला तो मैं लिखूंगा इसके ऊपर, और उसमें मैं किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करूंगा। बहुत से लोगों को मैं और भी चेहरे कुछ एक्सपोज करूंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे हमारे रूबरू। जाते जाते बात कर लूं जी जी प्राजा साहब, जी जी, आपने मुझे बगैर नोटिस दिए हुए आज 2 घंटे होस्टेज बनाया है, आज डील में रखा हुआ है। मैं आया था 15 मिनट के लिए, लेकिन आप एक कैसे अच्छे इंसान और एक अच्छे एनालाइज करने वाले इश्यूज़ का, आज का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने फैसला किया कि नहीं, जो आपका हुक्म है उनको मानते हुए मैं 2 घंटे यहाँ बिल्कुल बगैर हिले हुए आपको सवालों का जवाब देता रहा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं आपका पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था जिसमें पॉलिटिकल एंगल भी चाहिए था नाज़रीन, जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाला एंगल भी चाहिए था, जिसमें आलमी तनाजुर में भी बात करना थी। तो सेनेटर रहमान मलिक साहब वाज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन फॉर टुडे, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, कम अज़ कम मशावरत होनी चाहिए, पार्लियामेंट के फ्लोर पर मशावरत होनी चाहिए, अपोजिशन के साथ हुकूमत को बैठना चाहिए, हुकूमत को अपना घर भी इन ऑर्डर करना चाहिए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।